क्लास 12 के सभी स्टूडेंट का फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं आज आपको गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। उसमें जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। यानी यहाँ भी हम गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ही सीखेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम पहले भी निकालना सीख चुके हैं। जैसे कि एक बिंदु आवेश की वजह से उससे स्मॉल आर दूरी पर हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो उसका फार्मूला इक्वल टू 1/4πε0q/r² होता है। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास आवेश है तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखे थे। अध्यारोपण का सिद्धांत वहाँ पे यूज़ कर देते हैं। या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर हम उसकी अच्छी रेखा पर निरक्षी रेखा पर कहीं भी तीव्रता निकालना चाहते थे तो हम निकाल लिया करते थे। तो अब यहाँ पे हमें गॉस थ्योरम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ेगा? उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि पहले जो हमारे पास चार्ज हुआ करता था वो बिंदु आवेश रहता था, लेकिन अब जो आवेश हमारे पास रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वितरित आवेश रहेगा। तो वितरित आवेश होने की वजह से हम पहले वाले फार्मूले अब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक लंबा तार है, उस लंबे तार को हमने आवेश दिया तो आवेश उसकी पूरी लंबाई में फैलेगा। तो पूरी लंबाई में फैलने की वजह से हम इसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने प्रकार से होता है, इसको अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वो 3 तरीके से होता है। रेखीय होता है, अगर किसी लंबे तार को देंगे तो उसकी लंबाई में फैलेगा, इसलिए ये रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ को हम आवेश देते हैं तो वो पृष्ठ पर फैल जाएगा, इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर कोई घन है और उस घन को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो संपूर्ण उसके आयतन में फैल जाएगा, इसलिए ये आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन जब किसी तार को या किसी पृष्ठ को या किसी घन को आवेश दिया जाता है तो उसका अपना घनत्व भी होता है कि कितनी लंबाई में कितना आवेश फैलता है, कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश फैलता है, कितने आयतन में कितना आवेश फैलता है, उसकी अपनी डेंसिटी होती है। हमें इस लेसन में उसकी आवश्यकता पड़ेगी, घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आवेश जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित होगा, तो घनत्व हम उसका कैसे निकालेंगे। तो अगर आवेश रेखीय रूप से वितरित होता है, किसी तार को दिया जाता है, वायर को दिया जाता है, तो वहाँ पे जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे में जो घनत्व उसका निकाला जाएगा वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। इसे लैम्डा से डिनोट करेंगे हम, और लैम्डा इक्वल टू Q/L। L मीन्स है उस वायर की लेंथ, तार की लंबाई, और Q का मतलब उसको दिया गया आवेश। अगर मान लीजिए कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया कैपिटल A है और इसको चार्ज Q दिया जाता है, आवेश Q दिया जाता है, तो यहाँ पे जो आवेश का घनत्व रहेगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। आगे के डेरिवेशन में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू Q/A। यानी जो चार्ज दिया जाता है उसमें चार्ज जितने पृष्ठ में फैला होता है उसके क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। और मान लीजिए कि कोई घन है, इसका आयतन कैपिटल V है और इसको आवेश हमने Q दिया है, तो यहाँ पे जो घनत्व रहेगा वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसको रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू Q/V होता है, आवेश में आयतन से हम भाग कर देते हैं। तो ये 3 प्रकार के घनत्व हैं, इस लेसन में इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर लंबाई में फैलेगा तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L। अगर इसकी यूनिट पर ध्यान दें, मात्रक पर, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, और लंबाई का मीटर होता है, इसलिए कूलाम प्रति मीटर। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो आवेश का कूलाम हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर रहेगा। और इसी प्रकार से अगर हम आयतन आवेश घनत्व का निकालेंगे तो ऊपर आवेश इसलिए कूलाम और नीचे
आयतन है इसलिए इसका मीटर क्यूब यानी कूलाम पर मीटर क्यूब ये इसकी यूनिट हो जाएगी। एक बार फिर हम लोग गॉस की प्रमेय को जो है ध्यान से देख लेते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय यह कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जब आवेश किसी पृष्ठ से बंद होता है तो वहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू Q/ε0, Q/ε0 होता है, यानी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। मान लेते कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है और इस तार को जब +Q आवेश दिया जाता है तो पूरी लंबाई में ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है और हमें इस तार से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करके दिखाना है। अब किसी भी तार से स्मॉल r दूरी पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला एप्लीकेशन है इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर इसे हमने +Q चार्ज दिया और इससे बहुत कम दूरी पर स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो गॉसेस थ्योरम से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे, क्योंकि चार्ज यहाँ पर वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करोगे तो एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय हम तभी यूज कर सकते हैं जब आवेश किसी पृष्ठ से बंद हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो कोई आवेश को बंद करने वाला पृष्ठ नहीं है, तो हमें इस आवेश को एक ऐसा पृष्ठ यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा जो इस आवेश को बंद करता, इनक्लोज करता हो। तो ऐसे पृष्ठ जो होते हैं, किसी भी आवेश को चारों ओर से परिबद्ध करने वाले जो पृष्ठ होते हैं वो पृष्ठ कहलाते हैं गॉसियन पृष्ठ। इस प्रकार के जो पृष्ठ होते हैं गॉसियन पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो सरफेस होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी सरफेस होते हैं, ये काल्पनिक सरफेस होते हैं। यानी किसी भी आवेश को चारों ओर से परिबद्ध करने वाला जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाता है उसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉसियन पृष्ठ सदैव ऐसा खींचा जाता है जो आवेश के सम्मित होना चाहिए, यानी कि ऐसा पृष्ठ हम खींचे जो आवेश से सदैव बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक अनंत लंबाई का तार है और इसको हमने जब आवेश दिया तो आवेश तो इसकी पूरी लंबाई में फैल गया। तो यहाँ पे किस प्रकार का पृष्ठ खींचेंगे? एक ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जो इससे आवेश से सदैव बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। यानी ये पृष्ठ हमने खींचा, ये आवेश से इसकी जो दूरी है वो बराबर है। इस प्रकार का एक सममित सिमेट्रिक सरफेस होना चाहिए और इसको अगर हम इस तरीके से बना दें तो ये फिर एक बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा। तो इसीलिए जब हम अनंत लंबाई के सीधे तार पे जब आवेश देते हैं तो वो उसके पूरी लंबाई में फैल जाता है और फिर उस आवेश को अगर हम एक गॉसियन पृष्ठ से बंद करना चाहते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचना चाहते हैं, तो एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशी तार के लिए हमें बेलनाकार पृष्ठ खींचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई वृत्ताकार पृष्ठ नहीं खींच पाएंगे, इसलिए बेलनाकार पृष्ठ खींचना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि जो बेलनाकार पृष्ठ हमने खींचा है वो स्मॉल एल लंबाई का है और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको हमने यहाँ पे लैम्डा मान लिया है। ये थ्योरी आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। मानानंत लंबाई के सीधे आवेश से सीधे तार पर आवेश +Q एक समान रूप से वितरित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। माना आवेश का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इतना यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब जब हमने यहाँ पे एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा है तो इसमें 3 प्रकार के सरफेस हैं, 3 प्रकार के पृष्ठ हैं। ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो समतल है, जो नीचे वाला पृष्ठ है ये भी समतल है और ये जो पृष्ठ हमें दिख रहा है ये कैसा करो, ये करो जैसा है। तो ये करो वाला सरफेस है, एक वक्रीय पृष्ठ है ये।
तो हमें यहाँ पर जो फ्लक्स निकालना होगा वो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा और फिर उसको ऐड कर देंगे, तभी हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास एक बेलनाकार हम पृष्ठ इसके चारों तरफ खींचेंगे तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होगी वो तो धन आवेश से दूर की तरफ हो जाएगी, और ये जो वक्र पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके तल के लंबवत होगा, डेल्टा ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन को हम समझ लेते हैं, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक जो वक्र पृष्ठ है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा में होती है। दोनों परस्पर समांतर हैं, इसलिए इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। लेकिन जो समतल पृष्ठ है यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होगी वो तो होगी दूर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बाहर होगी। लेकिन इसका जो तल है, तल उसका, ये इसका तल है, तो इस तल पर जब अभिलंब खींचोगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी इधर की तरफ लंब की दिशा में, और तीव्रता की दिशा इधर होगी। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार से जो नीचे वाला समतल पृष्ठ है इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, और इस पर जब हम क्षेत्रफल की दिशा बनाएंगे तो तल पर एक लंब खींचेंगे, ये क्षेत्रफल की दिशा होगी, और फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि एक वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल दिशा के बीच में कोण 0 डिग्री का बनेगा, और जो समतल पृष्ठ है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मान लेते हैं कि जो समतल पृष्ठ, जो ऊपर वाला समतल पृष्ठ है, यहाँ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो φ1 है, जो नीचे वाला समतल पृष्ठ है यहाँ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो φ2 है, और जो वक्र पृष्ठ है जो कर्व सरफेस है यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो φ3 है। तो हमें तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल के दिखाना है, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तीनों फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे, यानी φ1 φ2 और ये φ3, तीनों को हमने ऐड कर दिया। लेकिन ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्स का फार्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हुआ करता था, वैसे इन दोनों का ये स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणा है, तो इसका आंसर ई डी ए कॉस थीटा आएगा। अब φ1 कौन है? समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। यहाँ पर तो क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण 90 डिग्री का है, तो इसलिए जब φ1 इक्वल टू लिखेंगे तो ई डी ए कास 90, और जो नीचे वाला दूसरा पृष्ठ है यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहाँ भी ई डी ए कास 90 हो जाएगा। गुजरने वाला फ्लक्स है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। और जो तीसरा कर्व सरफेस है यहाँ से जब गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ भी ई डी ए कॉस थीटा लगाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ई और डी ए के बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, इसलिए कास 0 हो जाएगा। अब इसके बाद चूंकि जो सबसे ऊपर वाला पृष्ठ है वहाँ पे जो कोण बनता है 90 डिग्री का, तो कास 90 डिग्री 0, कास 90 डिग्री 0, तो इन दोनों के जो आंसर आएंगे 0 आएंगे, इसलिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और पीछे तक कास 0 डिग्री, उसका आंसर 1 रहेगा, तो ई डी ए बचेगा। तो φ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए बचता है। ई को बाहर करते हैं और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ए का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और जब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो 2πrl, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πrl होता है, इसलिए φ इक्वल टू ई टाइम्स में 2πrl बन जाएगा। लेकिन चूँकि गॉसियन पृष्ठ है और वो आवेश को चारों ओर से परिबद्ध करता है, आवेश क्यों दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हम गॉस की थ्योरम को भी यूज़ कर सकते हैं, और गॉस की थ्योरम φ इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही φ के मान हैं, दोनों ही एक ही पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स हैं, और ये इसलिए दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इनको दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इसलिए ई टाइम्स में 2πrl इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल करते हैं, इसलिए ए इक्वल टू
2πRL जब इसमें नीचे चला जाएगा तो Q/2πRL इतना बनेगा। लेकिन चूँकि हमने कहा था कि आवेश रेखीय रूप से फैलता है, इसलिए हमें रेखीयावेश घनत्व की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि रेखीयावेश घनत्व लैम्डा = Q/L होता है, तो यहाँ से जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो L लैम्डा में गुणा कर लेगा जाके, तो Q = λL। तो इस Q की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं इस जगह पे, तो इसलिए E = λL/2πRL आ जाएगा। L से L को हम कैंसिल कर देंगे और E = λ/2πR आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन चाहे तो इसको हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि 2πε0 को अलग कर लेते हैं, तो 1/2πε0 हो जाएगा। और λ/R को अलग कर देते हैं, λ/R यहाँ पे ऐसे अलग हो जाएगा। चाहे तो इसको हम जो 1/2πε0 इसको 1/4πε0 बना सकते हैं। इसलिए 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 2 लैम्डा बन जाएगा और नीचे 4πε0 हो जाएगा। तो इस तरीके से E = 1/4πε0 2 λ/R, ये हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो जो एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार होता है, उसके कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो E = 1/4πε0 2 λ/R होता है। यहाँ पे एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि E और R में अगर रिलेशन देखें तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसमें कमी आती चली जाएगी। तो दूरी बढ़ाने से, तार से दूर होते जाओगे, तीव्रता में कमी आती जाएगी। तो ये इसका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो आप इसे अच्छी तरीके से रिवीजन करें, ज़रूर आपको ये समझ में आएगा।